नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम पेपर 2022। ये पेपर 1 है, जनरल स्टडीज का ये पेपर है और इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों होने वाली है, क्योंकि ये पेपर मैं आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है अपर पीसीएस का, जो अभ्यर्थी अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और किस प्रकार 2022 में जो अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था जनरल स्टडीज पेपर 1, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराने पेपर जरूर देख लेने चाहिए कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खुद का आपको आंकलन जरूर करना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इसका कंप्लीट पीडीएफ दोनों पेपर जनरल स्टडीज का भी और जो दूसरा पेपर होता है, दोनों पेपर का कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद आंसर। तो लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। और दोस्तों जो ये पेपर है ये बीसेट है इसका, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। ये जो अपर पीसीएस का एग्जाम आता 2022 में, उसका ये बीसेट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है, जो चौथी अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? तो ये है यहाँ पे स्टेट एंड यूटी यानी राज्य और केंद्र शासित के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है यहाँ पे चौथी अनुसूची। जो छठी अनुसूची है ये है यहाँ पे असम, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। जो आठवीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। और 10वीं जो अनुसूची है वो है दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान इसमें मौजूद है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो ये लोक लेखा समिति है इसमें जो कुल सदस्य संख्या होती है ये होती है 22। इसमें जो 15 होते हैं ये होते हैं लोकसभा के, प्लस इसमें जो अन्य 7 होते हैं ये होते हैं राज्यसभा के। तो लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 15 सदस्य इसमें निर्वाचित किए जाते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट यहाँ पे कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। देखो राष्ट्रगीत एंड राष्ट्रगान ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अब एक और क्वेश्चन आता है राष्ट्रध्वज से। राष्ट्रध्वज से तो राष्ट्रध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ये डेट भी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की भी यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके आगामी अपर पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स, हमारी सीरीज चलती है डेली करंट अफेयर्स की और वीकली करंट अफेयर्स की, तो आप हमारा करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करें। उसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी आपको कराते हैं। तो करंट अफेयर्स हमारी जो सीरीज है उसको आप जरूर फॉलो करें। और हमारी वार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक भी आती है। तो अगर आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए उत्तराखंड या इंडियन करंट अफेयर्स,
तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारी वार्षिकांक करंट अफेयर्स ई बुक भी ले सकते हैं। और साथ साथ अन्य नोट्स उत्तराखंड के हिस्ट्री के, उत्तराखंड जियोग्राफी, जो भी यहाँ पे नोट्स हैं, अगर आप जरदारी क्लास के नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो ये होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार हैं सीडीएस। सीडीएस कौन होता है? जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और सीडीएस ये किसका सैन्य सलाहकार होता है? भारत के रक्षा मंत्री का। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1919 में। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है यहाँ पे कानूनी अधिकार में। जो संपत्ति का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि जो संपत्ति का अधिकार था, ये जब संविधान बना तो उस समय ये मूल अधिकार था। इसको मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। लेकिन फिर होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किसमें रखा जाता है? कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार में। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का वैधानिक या कानूनी अधिकार है, और इसको भारत के संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 300A में अब शामिल किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो 11 का यहाँ पे सी ऑप्शन है, 6 माह के भीतर ये चुनाव हो जाने चाहिए। और यहाँ पे आप पॉलिटी के दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग पॉलिटी के 17 या 18 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और इस बार भी इतने ही क्वेश्चन यानी 15 या 16 क्वेश्चन तो जरूर इस बार भी पूछे जाएंगे। तो जल्दी हम यहाँ पे आपके लिए अपर पीसीएस के लिए क्लासेस शुरू करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, उत्तराखंड जीके, क्योंकि इस समय 50 नंबर तो उत्तराखंड जीके पूछा जाएगा। तो ये पेपर था 2022 में, इसमें उत्तराखंड फिक्स नहीं था कि कितना पूछा जाएगा, और उत्तराखंड इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार ये फिक्स किया गया है सिलेबस में कि 50 नंबर उत्तराखंड प्री एग्जाम में पूछा ही जाना है, पेपर 1 में जनरल स्टडीज में। तो इसलिए उत्तराखंड की तैयारी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उत्तराखंड या आपके लिए स्पेशल सीरीज हमारे माध्यम से यहाँ पे चलाई जाएगी अपर पीसीएस के लिए जल्द ही। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पे 1986 में। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और इसका सही आंसर है यहाँ पे 102वां संवैधानिक संशोधन यानी सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो जो अन्य ऑप्शन है 100वां संवैधानिक संशोधन, ये भी कई बार एग्जाम में बनता है, और ये किससे संबंधित है? तो ये है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। भारत बांग्लादेश भी यानी बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, भूमि सीमा समझौता से संबंधित है 100वां संवैधानिक संशोधन। जो 101वां संवैधानिक संशोधन है ये है जीएसटी से, जीएसटी विषयक कानून इसमें शामिल है। तो जीएसटी से संबंधित कई बार भी प्रश्न बनता है कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो वो है 101वां, और 102वां हो गया भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। अब देखो भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें राज्य विधान परिषद है। कौन कौन से हैं वो? एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है यहाँ पे बिहार, तीसरा है यहाँ पे कर्नाटक, जहाँ पे क्या है राज्य विधान परिषद है, चौथा यहाँ पे महाराष्ट्र, पांचवा हो जाएगा तेलंगाना, और छठा यहाँ पे यूपी। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे राज्य विधान परिषद है, और राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने कहा था कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, यानी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी किसने अपनाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो 16 का सही आंसर है यहाँ पे 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था यहाँ पे 1981 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे सही सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राज्यसभा में सीटों का विवरण है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपको कौन सा पता है। तो हमें यहाँ पे जनरली हम उत्तराखंड का तो पता ही होगा, तो उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें होती है। तो बी का 3 है यहाँ पर। बी का 3 किसमें है? इसमें है, यानी इसका केवल डी ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे झारखंड का हो जाएगा, झारखंड में है 6 सीटें, उत्तराखंड में हो गया 3 सीटें, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है 5 सीटें और पंजाब में यहाँ पे 7 सीटें। डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है भारत के महान्यायवादी। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि वो कौन है जो संसद का सदस्य न होकर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का उसे अधिकार प्राप्त है, तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे उत्तरांचल अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? देखो उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम ये आया था 2006 में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। और उसके बाद इस अधिनियम के बाद, क्योंकि 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम आया और फिर इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? उत्तराखंड रखा गया। तो उत्तराखंड जो ये नया नाम है ये अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2007 को, और जो अधिनियम था ये 2006 में आया। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो जो राज्य बना था, राज्य गठन हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये उस समय उत्तराखंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी लगभग 5 से 6 नंबर की जरूर पूछी जाएगी। तो उसके लिए आप हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज आती है, उसको आप जरूर फॉलो करें। उसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आते हैं, और हमारी उत्तराखंड की वार्षिकांक करंट अफेयर्स ई बुक भी आती है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ में जो ये पेपर मैं आपको करा रहा हूँ अपर पीछे 2022 का, ये पेपर 1 और साथ ही साथ इसका पेपर 2 भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद आंसर। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए अपर पीसीएस एग्जाम 2022 का, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 24वां है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली कब शुरू हुई? तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था जो लागू हुई थी, ये हुई थी 1874 में, 1874 में। और 1874 में यानी इस समय जो यहाँ पे उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नर है वो कौन है? सर हेनरी रैमजे, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि राजस्व जो ये पुलिस व्यवस्था है ये लागू होती है 1874 में। और क्वेश्चन बनाइए किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो इस समय सर हेनरी रैमजे क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो पटवारी जो पद है इसका सृजन किसने किया था? पटवारी पद का सृजन तो ये किया था कमिश्नर ट्रेल ने। और जो ये राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ की थी सर हेनरी रैमजे ने। अगला है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। 26 है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो जो ये टोबिन टैक्स है ये लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। 27वें, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है?
तो 27 का यहाँ पे ए ऑप्शन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जो कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, ये यहाँ पे गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि ये एक वैधानिक निकाय नहीं है और ये प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1977 में, 1977 में। इस समय केवल 19 महिला सांसद थी। तो 1977 जिसमें लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? वह किसी भी देश को कर्ज देता है, बिल्कुल गलत है ये। यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, ये भी गलत है। यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये सदस्य देशों को कर्ज देता है और यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है, ये भी गलत है। तो इसलिए 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। अगला यहाँ पे 31, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। 31 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन, मुद्रा का कमजोर होना। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होती है, यानी मुद्रा का कमजोर होना। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 32 है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे मुद्रास्फीति बंद पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। तो 32 का यहाँ पे जो सही आंसर है ये बी ऑप्शन है, जो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। अब इसके लिए आपको पहले मुद्रास्फीति को समझना पड़ेगा। ये मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति यानी कीमतों में वृद्धि, कीमतों की दरों में वृद्धि, ये क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है जो कुल मांग अगर कुल पूर्ति से ज्यादा है, कुल आपूर्ति से ज्यादा है कुल मांग, यानी आपूर्ति कम है लेकिन मांग क्या है? मांग ज्यादा है। अगर आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है तो फिर जो आपूर्ति होगी उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी कीमतों की दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जब कीमतों की दर में वृद्धि हो जाएगी इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। तो उम्मीद करते हैं कि मुद्रास्फीति आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये आपको नोट करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है, देखो जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा, एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया था, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बी और सी दोनों सही यहाँ पे, तो चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और क्योंकि हमने उस समय क्या है वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी, इसलिए विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हो गई थी, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। चौथे से स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो जो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं ये कंपनी द्वारा यहाँ पे आवंटित किए जाते हैं। किसको आवंटित किए जाते हैं? तो ये आवंटित किए जाते हैं कंपनी के कर्मचारियों को। तो कंपनी के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या किए जाते हैं? आवंटित किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। 35 है यहाँ पे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसको शुरू किया गया था 2007 में, 29 मई 2007 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इस समय चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय 29 मई 2007 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसमें कौन कौन से उत्पाद शामिल किए गए थे? तो गेहूं, चावल, दाल, ये सभी इसमें शामिल किए गए थे। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में है यहाँ पे अधोगामी कर प्रणाली। अब यहाँ पे देखो
जो ये कर प्रणाली यहाँ पे दी गई है, सबसे पहले प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है? तो प्रगतिशील जो कर प्रणाली होती है, इसमें आय में परिवर्तन के साथ कर में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी, आय परिवर्तन के साथ साथ कर में भी परिवर्तन होगा, यानी आय बढ़ेगी तो कर भी बढ़ेगा। तो प्रगतिशील जो कर प्रणाली है उसमें आय परिवर्तन के साथ कर में भी परिवर्तन होता है। जो यहाँ पे प्रतिगामी कर प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है, आय अधिक होगी तो कर क्या होगा, कम होगा। आय अधिक तो जो कर दिया जाएगा, कर देना पड़ेगा, वो कर कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रतिगामी कर प्रणाली है, ये प्रगतिशील कर प्रणाली के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। और फिर आता है अधोगामी, ये इन दोनों का मिश्रण है। तो अधोगामी में क्या होता है, ये दोनों का मिश्रण है, प्रगतिशील कर प्रणाली और प्रतिगामी कर प्रणाली का मिश्रण है अधोगामी कर प्रणाली, जो कि भारत में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि निश्चित सीमा तक कराधान की दर में वृद्धि होगी और उसके बाद आय में परिवर्तन के साथ साथ कर की दर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यानी एक निश्चित सीमा तक कर बढ़ेगा, कर की दर में परिवर्तन होगा, और उसके बाद अगर आय में परिवर्तन भी हो रहा है तो उसके साथ यहाँ पे जो कर की दर है वो स्थिर रहती है। अधोगामी जो कर प्रणाली है, प्रगतिशील कर प्रणाली और प्रतिगामी कर प्रणाली का मिश्रण है, और यही इंडिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे छठी योजना। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पांचवी योजना थी उसके बाद 2 वर्ष के लिए, मतलब उसके बाद छठी योजना लागू की गई थी, लेकिन वो केवल 2 वर्ष चली, और उन 2 वर्षों में जो योजना चली उसी को कहा जाता है रोलिंग प्लान। और फिर से यहाँ पे छठी योजना आगे यहाँ पे लागू की गई थी। इकोनॉमी में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है। और इसको अनवरत योजना भी कहते हैं। तो ये छठी योजना के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन ये बीच में, क्योंकि 5 वर्ष की होती है योजना, ये 2 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी और फिर से छठी योजना लाई गई थी। तो जो ये 2 वर्ष की योजना थी, इसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनएनपी, एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है किसके बराबर होती है, जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। तो ये यहाँ पे सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये किसके बराबर है, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय घिसावट व्यय। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही है, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ए और बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय और एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय घिसावट व्यय, ये दोनों सही। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और इकोनॉमी से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेके चलना होगा, तभी आप प्री यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है पूंजी बाजार को मजबूत करना, इसमें शामिल नहीं था। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए इसके विषय में इसकी आलोचना नहीं की जाती। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो प्राथमिक घाटा यदि शून्य है तो उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो 42 का यहाँ पे सही आंसर है एचडीआर 2010। 2010 की जो ये मानव विकास रिपोर्ट 2010 है, इसमें लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसकी 2010 की जो रिपोर्ट थी इसमें लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। 43 यहाँ पे यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या था?
तो इसका सही आंसर है, अब देखिए 2020 का है क्योंकि 2022 में पेपर हुआ था, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 2020 के अकॉर्डिंग 131वां, डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको आगामी एग्जाम देना है और उसमें पूछा जाएगा इस समय का करंट अफेयर्स। तो 2021 का देख लो पहले। 2021 में मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट 2021 में जो भारत की रैंक थी मानव विकास सूचकांक की, यानी HDI 2021 की जो भारत की रैंक थी, भारत इसमें था 135वें स्थान पे 2021 में। और उसके बाद 2022 में, ये वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट है, 2022 का आधार वर्ष था, और 2024 में कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जारी हुई है, और इसमें भारत की रैंक है 134वीं। तो ये आपको लेटेस्ट नोट करना है। 2023-24 की रिपोर्ट 2024 में जारी हुई है, लेकिन आधार वर्ष का 2022 है, और इसमें भारत की रैंक 134वीं है। 2021 में 135वीं थी और 2020 में 131वीं। अगला है 44, निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? 44 को जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर, 2020 में। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, 2020 में इसका वर्गीकरण किया गया। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां जिन्हें सरकार द्वारा बाजार से पैसे उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, और इन्हें कहा जाता है गिल्ड एंड सिक्योरिटीज। गिल्ड एंड सिक्योरिटीज क्या कहलाती हैं? सरकारी प्रतिभूतियां। और ये मैंने आपको बता दिया होती क्या है। सरकारी प्रतिभूतियां होती क्या है? जिन्हें सरकार द्वारा बाजार से पैसे उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, वो होती है सरकारी प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण MIGA संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ए ऑप्शन विश्व बैंक समूह से। और ये क्या करता है? राजनीतिक जोखिम बीमा गारंटी प्रदान करता है मीगा, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, जो कि राजनीतिक जोखिम बीमा गारंटी प्रदान करता है, और ये संबंधित है विश्व बैंक समूह से। 47 वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो GST के द्वारा वेट यानी मूल्य संवर्धित कर को यहाँ पे समाप्त किया गया है। वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित कर को यहाँ पे समाप्त किया गया है GST के द्वारा। अब GST के बारे में बात करते हैं। GST लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। 101वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत। 48 से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? CBRI, ONGC, HAL हर्ड या BHEL? इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि जो HAL हर्ड है ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कहाँ है? ये है बेंगलुरु में, बंगलुरु में, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो CBRI यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये है रुड़की, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। ONGC यही मैंने आपको बता रखा है उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों में से। ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये देहरादून में स्थित है, यानी ये उत्तराखंड में है। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये है हरिद्वार में। तो देखो उत्तराखंड के बाहर कौन है? सी वाला HAL हाल बंगलुरु में, बेंगलुरु में, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 49 निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 9 जिलों में, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी और टिहरी। इन 9 जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था। ये भी उत्तराखंड करंट का क्वेश्चन है। अगला है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो ये थी यहाँ पे जिला सहकारी बैंकों की संख्या, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है यहाँ पे जोहान ग्रेगर मेंडल को माना जाता है।
53 है रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। 54 है वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। क्वेश्चन नंबर 55 है वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कॉप 26 का आयोजन 2021 में हुआ था ग्लासगो में। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो करंट में आगे क्या आने वाला है ये तो आएगा नहीं। आ सकता है कॉप 27, ये 2022 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? मिस्र में। तो ये आपको नोट करना है, मिस्र के शर्म अल शेख में। उसके बाद कॉप 28 ये हुआ था 2023 में और ये दुबई में आयोजित किया गया। और अब जो आगामी होने वाला है वो है कॉप 29 और ये आयोजित होने वाला है, ये प्रस्तावित है अजरबैजान में। अजरबैजान में, तो अजरबैजान में आयोजित होने वाला है कॉप 29 सम्मेलन, ये अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको नोट करना है क्योंकि आगामी एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो है यहाँ पे महाकाय पांडा। 57 वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब देखो यहाँ पे भारत रत्न 2024 ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया। अब ये 5 कौन कौन है ये यहाँ पे नोट करने जरूरी है। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक भारत में। PV नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। LK आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के मुख्य नेता। और कर्पूरी ठाकुर, बिहार के CM, पूर्व CM। और चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो यहां पे देखो इन 5 लोगों को स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, इन 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 58 सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग। डी ऑप्शन हो जाएगा 58 का सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 झूम क्या है? तो झूम क्या है? एक खेती है, एक खेती की पद्धति है झूम। क्वेश्चन नंबर 60 है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो क्या होता है? तो वो होता है यहाँ पे चालक। अब देखो ये साइंस के क्वेश्चन आगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से ही पूछ जाएंगे, लेकिन साइंस से यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उत्तराखंड में वेट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में जो वेट हुआ प्रारंभ, जो वेट लागू उत्तराखंड में हुआ था 2005 में। 62 निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक, जोतने वाला कहा जाता है? किसानों का दोस्त भी से कहा जाता है और ये है यहाँ पे केंचुआ, इसे भूमि का कृषक भी कहा जाता है। स्क्रीवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्क्रीवी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण। अब देखो यहाँ पे A के कारण क्या होता है? रतौंधी। B कारण होता है बेरी बेरी और C कारण हो गया स्क्रीवी और D कारण क्या होता है? रिकेटस, डी की कमी के कारण। तो विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप नोट कर सकते हैं। अगला है पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को कहाँ संयुक्त किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। 65 निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज सम्मिलित है? तो ये है शर्करा में। साइंस के यहाँ पे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। 66 आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु स्टिरचा कोलाई व एग्रोबैक्टीरियम, ये स्टिरचा कोलाई तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन। यदि कोई एक इनपुट या तथा आउटपुट भी 1 हो, एक इनपुट हो और आउटपुट भी 1 हो तो गेट। अब यहाँ पे गेट और नॉर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका सही आंसर होगा और गेट।
दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये दो प्रश्न अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स से पूछे गए हैं, नॉर और गेट से। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ओ एस आई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? तो ये होता है नेटवर्क लेयर पर। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में। दोस्तों इस पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए विद आंसर तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक बार स्वयं आप इसको जरूर सोल्व करें। अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको एक बार जरूर सोल्व करना है। तो पेपर आपको ये पेपर 1 है और पेपर 2 का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 72 है यहाँ पे सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। 73 है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 74 है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो ये मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया। 75 है यहाँ पे भारत में वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एफआरआई की स्थापना हुई थी 1906 में। इसके बारे में आपको डिटेल्स बता चुका हूं। 76 है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया? 1972 में, 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था। 77 है इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय जो वृक्ष है उत्तराखंड का वो है बुरांस, और बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन आर्बेरियम। ये भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 78 है निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? 2021 में तो इस सम्मान से मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव को सम्मान किया गया था। लेकिन अब देखो आपको करंट का पढ़ना है ना, तो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार 2023, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया? ये दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से? तो ये है ईरान से। तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो आपको करंट का ही जरूर नोट करना है। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन, क्योंकि 150 क्वेश्चन हो, इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे अन्य क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि मैं आपको यहाँ पे करा भी रहा हूँ। 79 अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते। बी ऑप्शन यहाँ पे 79 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? 2001 में। और भारत रत्न 2024 में किस किस को प्रदान किया गया? 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया। ये मैं आपको ऊपर डिटेल से बता चुका हूँ। एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, एल के आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, इन 5 व्यक्तियों को वर्ष 2024 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो ये जोड़ती है न्यू जलपाईगुड़ी से। ये भी करंट का क्वेश्चन है। द वर्ल्ड बीनीथ हेथरफील्ड निम्न में से किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। और पुलेला गोपीचंद क्या है? पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी। 83 है किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइटिंग विद फायर। अब देखो यहाँ पे एक और करंट का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ऑस्कर 2023, ऑस्कर 2023 विजेता डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो ये अवार्ड दिया गया भारत की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। जो ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया वो दिया गया द एलिफेंट विपर्स। द एलिफेंट विपर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भारतीय शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विपर्स को दिया गया ऑस्कर 2023 में। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। 84 है किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में
छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का गुजरात। 85 उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो ये यहाँ पे कल्याण सिंह रावत। 86 है विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? ये जीता नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव। एक ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 87 है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 88 है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो 88 का हो जाएगा बी ऑप्शन, द न्यूयॉर्क टाइम। 89 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे खिलाड़ी का नाम दिया गया है और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक के नाम है। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीता, बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता, मीराबाई नहीं, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बजरंग पुनिया ने यहाँ पे रजत पदक नहीं बल्कि क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक, तो इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। बाकी मीराबाई चानू रजत पदक ठीक है, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। 90 भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा मेरठ में। पीएम मोदी ने 2 जनवरी 2022 को इसकी आधारशिला रखी यूपी के मेरठ में। 91 दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो 91 का हो जाएगा नागालैंड। 92 है निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो 92 का हो जाएगा रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। 93 है जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं? तो 93 का हो जाएगा प्लान बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर, प्लान बी रणनीति अपनाएगी। 94 है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका हो जाएगा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का शिलान्यास। 95 प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है? यहाँ पे किस भारतीय राज्य में होना था इसको? तो ये आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ये इतना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। 96 है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये द पावर ऑफ द डॉग। 97 है सम्मिलित कीजिए, ये नृत्य है यहाँ पे, ये राज्य है, तो आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक, कथक है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी अंधेरे में कुचिपुड़ी खाई यानी आंध्र प्रदेश। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कुचिपुड़ी याद रखने की कि अंधेरे में कुचिपुड़ी खाई आंध्र प्रदेश, और फिर मोहिनीअट्टम ये है केरल का। तो ये हो रहा सी ऑप्शन सही आंसर। 98 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे सूची दी गई है और ये कोट आपको चुनना है। अभी कंपनी दी गई है, सीईओ दी गई है। तो ये 2000 लगभग 22 में पूछा गया था, 2022 के एग्जाम में, लेकिन ये अभी यहाँ पे एक चेंज हो चुका है। देखो गूगल का तो सुंदर पिचाई है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के क्या है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ये भी ठीक है। ट्विटर के यहाँ पे थे पराग अग्रवाल उस समय, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ट्विटर के अब नए सीईओ बन चुके हैं। ट्विटर की नई सीईओ ये बनी है लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो, ये बनी है यहाँ पे ट्विटर की नई सीईओ। और एडोबे ये शांतनु नारायण, ये भी ठीक है। तो 98 का सही आंसर उस समय बी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विटर का चेंज हो चुका है क्योंकि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद दिया। 99 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में,
इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक था। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्षता किसने की थी इस सम्मेलन की, इस संगीत की? तो स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हिस्ट्री भी आपके लिए अपर पीसेस के लिए जल्दी यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियदर्शिका की रचना की है हर्षवर्धन। अब देखो यहाँ पे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाणभट्ट। अब हर्षवर्धन भी रचना करता और बाणभट्ट भी, इसलिए यहाँ पे इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है अभ्यर्थियों की कि कौन यहाँ पे हर्षवर्धन की रचना है और कौन है बाणभट्ट की। तो जो हर्षवर्धन की रचना है वो कौन कौन सी है? एक तो रत्नावली है, रत्नावली ये ऑप्शन में नहीं है वाली, और एक है यहाँ पे प्रियदर्शिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बना है कि हर्षवर्धन द्वारा की गई रचना वो है प्रियदर्शिका। ठीक है। अब देखो बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचना की है? हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। अब यहाँ पे एक देवी चंद्रगुप्तम आता है, तो इसकी रचना जो की है यहाँ पे विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने। तो चारों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया है। 101, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था? इस पर एक मूवी भी बनी है साउथ की, और उसमें अल्लू अर्जुन आपने देखा होगा, और उसमें शायद रुद्रमा देवी का जो रोल निभा रखा है वो बाहुबली की देवसेना ने निभा रखा है एक मूवी इसमें, और काकतीय राजवंश से संबंधित है। तो सी ऑप्शन है इसका, रुद्रमा देवी से संबंधित जो महिला शासक है रुद्रमा देवी वो काकतीय। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं सही नहीं बोल रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे इतना हल्का याद आ रहा है कि एक मूवी उस पर बनी थी। ठीक है, काफी पहले वो देखी थी। 102 है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो जो भास्कर द्वितीय था दोस्तों ये था एक गणितज्ञ। 103 है यहाँ पे, वह धार्मिक पुस्तक है जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो वह यहाँ पे मिलिंद पन्हो। और इसकी रचना, ये जो रचना है ये किसकी है? तो ये है नागसेन की। नागसेन की रचना है मिलिंद पन्हो। यह एक बौद्ध ग्रंथ है, और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पाली भाषा में। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। 104 है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:35, सी ऑप्शन। 105 है, गधैया था। तो गधैया एक प्रकार का क्या था यहाँ पे? सिक्का था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 106 है, उदयंजरील किस वंश से संबंधित था? ये यहाँ पे संगम काल से क्वेश्चन आ चुका है, यानी दक्षिण भारत के इतिहास से संगम काल से क्वेश्चन बना है। और दक्षिण भारत का इतिहास में आपको कवर कराऊंगा हिस्ट्री सीरीज में। 106 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चेर वंश, चेर वंश का यहाँ पे प्रथम शासक था, प्रथम चेर शासक था उदयंजरेल, और इसको महाभोज उदयंजरेल भी कहा जाता है। चेर जो कि संगम काल का सबसे प्राचीन राज्य था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो जो चेर वंश की राजधानी थी वो थी करोर। और ये संगम काल का सबसे प्राचीन राज्य था, और इसका प्रथम शासक था उदयंजरेल। 107 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो फिर ऑप्शन आता है राष्ट्रकूट। तो फिर सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अब यहाँ पे शासक का नाम है, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और जो राष्ट्रकूट शासक है इनका संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 108 है, मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? तो मौर्य काल में प्राणायाम था एक प्रकार का आपातकालीन कर। 109 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो गोविंद तृतीय ने। 110 है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनारी कहा जाता है मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको
1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। 111 है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तुनिया, क्योंकि मलिक अल्तुनिया कौन था? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। सुल्तान और इल्तुतमिश के समय जो मलिक अल्तुनिया था, ये भटिंडा का गवर्नर था, और रजिया सुल्तान ने इसी से विवाह किया था। तो ये इसका दुश्मन नहीं था, बाकी ये तीनों इसके क्या थे? प्रतिद्वंदी थे इल्तुतमिश के। 112 है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो ये है इंद्र को। 113 है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतुह नामक पुस्तक की रचना की? तो खजाइन उल फतुह ये पुस्तक रचना की है अमीर खुसरो ने। 114 है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा 114 का महाबत खान। अब देखो नूरजहां जुंटा, इसको नूरजहां का गुट भी कहा जाता है, और नूरजहां गुट में, ये नूरजहां गुट था, इसमें कौन कौन शामिल थे? इत्मा इत्मा उद्दौला ये नूरजहां का क्या था? पिता था, नूरजहां का पिता। आसफ खान, तो आसफ खान था, ये नूरजहां का क्या था? भाई था। खुर्रम कौन था? तो खुर्रम यहाँ पे शाहजहां बना, जो बाद में शासक बना, जो शाहजहां के नाम से, ये वही खुर्रम था, और ये भी नूरजहां गुट में शामिल था। और इसकी भतीजी मुमताज भी नूरजहां गुट में शामिल थी। तो ये लोग नूरजहां गुट में शामिल थे, महाबत खान इसमें शामिल नहीं था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 115 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जॉन साइमन। ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। अब देखो जो कैबिनेट मिशन है, ये भारत आता है 1946, और 1946 में ये दिल्ली पहुंचता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक था अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, ये था अध्यक्ष, और बाकी ये जो 2 थे ये थे सदस्य। तो पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष था, एबी एलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये 2 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। 116 है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने आरंभ किया? लॉर्ड मेयो ने। डी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर। एक और क्वेश्चन लॉर्ड रिपन से आता है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है भारत का? तो वो है लॉर्ड रिपन। और वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड मेयो ने। 117 है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये हुए थे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 5 सितंबर 1942 को उत्तराखंड के कुमाऊं के सल्ट में, सल्ट खुमाड़ गांव में ये हत्याकांड हुआ था, जिसमें गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे। और इसीलिए महात्मा गांधी ने सल्ट को क्या कहा था? कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो कुमाऊं का बारदोली के नाम से भी इसको जाना जाता है सल्ट को, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये घटना हुई थी। और इसमें कौन कौन शहीद है? गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई, 5 सितंबर 1942। अगला है, राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? ये फारसी में लिखी गई है। 118 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 119 है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो कौसानी हो जाएगा सही आंसर। 120 है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? ये थे मानवेंद्र शाह। 121 है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह। तो उत्तराखंड यूपीएससी के द्वारा नॉर्मली पूछ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ही ज्यादा टफ पूछ जाते हैं, बाकी उत्तराखंड इजी ही पूछ जाता है। कालू मेहरा समर्थ है, तो ये थे यहाँ पे 1857 के विद्रोह से संबंधित थे कालू मेहरा। 123 है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? बाबरनामा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, बाकी सब स्रोत हैं। 124 है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? मैक्सिको से नहीं गुजरती है। 125 है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान का। 126 है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, तो इसका हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला सही आंसर। 127 है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो वहां यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलती है वहां पर
नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? वेंगुएला। 28 को हो जाएगा बी ऑप्शन। 129 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो ये यहाँ पे न्यू गिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 130 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फोहन, आल्प्स पर्वत, बोरा। ये यहाँ पे सम्मिलित नहीं है क्योंकि देखो जो बोरा है, बोरा एंड्रियोटिक सागर क्षेत्र में बहने वाली हवा है। तो जो बोरा हवा है ये कहाँ बहती है? एंड्रियोटिक सागर में। एंड्रियोटिक सागर के क्षेत्र में, सागर क्षेत्र में बहने वाली हवा है बोरा। यहाँ पे साइबेरिया लिखा है तो ये यहाँ पे इस युग में सम्मिलित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 131 से निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजोन और पहली सबसे लंबी नदी है नील। तो सबसे लंबी जो लंबी नदी है वो है नील नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजोन, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 32 से निम्नलिखित में से कौन कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? तो यह है मालवा का पठार। 134 से विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है चीनी का कटोरा? 135 से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा रावी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है। 136 से निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये कहा था कोपेन ने। 137 है, निम्नलिखित में कौन सी परत समता मंडल में सम्मिलित नहीं है? इसका हो जाएगा आयन मंडल, ए ऑप्शन। ये समताप मंडल में सम्मिलित नहीं है। 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा गुयाना। भारत का पिट्सबर्ग ये है जमशेदपुर। माता टीला बांध ये किस नदी पर है? तो ये है यहाँ पे बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। एचबीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? गुना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो वैसे तो सबसे 2011 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का है। कितना है? 1084। उसके बाद जो है वो है तमिलनाडु का। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, क्योंकि केरल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तमिलनाडु का 996 है। उसके बाद है आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का है 993। अब यहाँ पे देखो गोवा का कितना है? तो गोवा का है 973 और कर्नाटक का कितना है? तो कर्नाटक का है, कर्नाटक का भी 973 है। लेकिन अगर भारत का पूछा जाता है तो भारत का है 943। 43। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो यह यहाँ पे तिलनचोंग। 44 से कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? CWG। 145 से उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो 5। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। देखो चाइना से बना रहे हैं और पिथौरागढ़ ये नेपाल से ही बनाता है। तो पिथौरागढ़ क्या है? चाइना और नेपाल दोनों से बनाता है। और उसके बाद आता है चंपावत, ये भी नेपाल से बना रहा है, उधम सिंह नगर। तो ये 5 जनपद जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। ये 3 चाइना से जुड़े हैं और फिर ये तीनों नेपाल से जुड़े हैं। पिथौरागढ़ क्या है? नेपाल और चीन के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है। अगला है भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? ये मैंने आपको करा भी रखा है परीक्षा वाली सीरीज में। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। कौन सा सिडकुल से संबंध नहीं है? तो सिडकुल से यहाँ पे जो संबंध नहीं है वो है रुड़की। 149 है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। दोस्तों अपर पीछे 2022 का जो ये पेपर था जनरल स्टडीज का पेपर 1, इसके टोटल
150 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिटेल्स में आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई और इसका पीडीएफ आपको पेपर 1 का भी 2022 का और पेपर 2 का भी पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर जाइए और उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।